So today we will be studying about the judiciary and rights. अधिकार और हमारा अदालतें अदालतें यानी किस तरह हमारे अधिकारों की रक्षा करती है. तो जुडिशरी एंड राइट्स. Now we have already seen that the judiciary is entrusted with the task of protecting rights of individuals. जुडिशरी का क्या है? जुडिशरी को ही जिम्मेदारी मिली है कि लोगों के अधिकारों की रक्षा करे, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू वेज in which the Supreme Court can remedy the violation of rights. कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरीके दिए गए हैं, ठीक है, कि जिससे वो लोगों के अधिकार का अगर उल्लंघन करता है, सरकार लोगों के अधिकारों को कम करता है या उनके अधिकार छीनता है, तो दो तरह से सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट जो है उसको एक्शन ले सकती है. क्या क्या है? फर्स्ट, it can restore fundamental rights by issuing writs of habeas corpus, mandamus, etc. आर्टिकल 32. पता है आपको कि अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अंडर आर्टिकल 32 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स इशू करके उनको वापस दिला सकती है फंडामेंटल राइट्स. अंडर आर्टिकल 32 Supreme Court. The High Court also have the power to issue such writs under Article 226. हाई कोर्ट्स को जो है पावर फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए सिर्फ वो रिट उनको पावर दिया गया है अंडर आर्टिकल 226. ठीक है ना. सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 करता है रिट जुरिस्डिक्शन और हाई कोर्ट्स की रिट जुरिस्डिक्शन होती है आर्टिकल 226 में. याद रखना है इस चीज को. तो जैसे किसी भी आदमी का मैंने बताया, जैसे किसी को पुलिस ने कैद कर लिया है गलत तरीके से, तो वो उसका कोई रिलेटिव कोर्ट में जाता है, वहां कहता है कि सर हमारे रिलेटिव को बिना बताए बिना गलत तरीके से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया या कहीं लेके चले गए, तो वो उसका क्या है? वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी राइट है उसका. लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का, आज़ादी का सबको अधिकार है अपनी. कैसे उसको पकड़ लिया, कैद कर लिया, कहीं रख लिया, डिटेन कर लिया, तो वहाँ बोला कि हम पूछताछ के लिए तो पूछताछ के लिए लेके गए तो आपको उसका ग्राउंड बताना पड़ेगा ना कि किस लिए ले गए हैं, कहाँ रखे हैं, किस कंडीशन में रखे हैं, वो आपको बताना पड़ेगा ना. ऐसे थोड़े बिना बताए आप कहीं वो कर लीजिए. तरीका है कि देखिए नहीं जानते लोग, पुलिस अगर आपके पास आती है, ठीक है, पूछताछ करने के लिए वो कह सकती है, अगर उसके पास कुछ उसके आपके जो भी पर्सन है उसके लिए अगर कुछ उसके खिलाफ एविडेंस है, उसके खिलाफ कंप्लेंट है, तब उसको ले जा सकती है पूछताछ के लिए. अगर नॉर्मल पूछताछ के लिए आती है वो कहे तो मना कर सकता है कि मैं नहीं जाता हूँ, किस ले जाऊँ आपके साथ. ठीक है ना. हाँ, अगर उसके नाम से कंप्लेंट है तो उसको जाना पड़ेगा, या उसके खिलाफ किसी ने उसका नाम लिया है, उसका नाम कि हाँ भाई उसने ऐसा किया है, या पुलिस को शक है पूछताछ के लिए, लेकिन वो भी बताना पड़ेगा उसको कि हाँ इस आधार पर इसके ये ऐसा शिकायत है, इसके लिए पूछताछ करने का. तो वहाँ उसको अधिकार है, उसको बताना है. या अगर उस पर चार्जेस फाइल कर रहा है तो आपको बताना होगा कि हाँ भाई आप पर ये चार्ज, आप पर ये शिकायत, ये अपराध का आप पर चार्ज लगाया जा रहा है, इसलिए आपको हम गिरफ्तार कर रहे हैं. तो मान लीजिए उसको गलत तरीके से पुलिस ने कैद कर लिया है, कहीं पकड़ लिया है, तो दिस इज वायलेशन ऑफ हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. तो वहां पर जो है अगर कोई उसका रिलेटिव जाता है कोर्ट में, तो वहां कोर्ट उसको हैबियस कॉर्पस का रिट इशू करती है, टू हैव द बॉडी, टू हैव इन पर्सन, कि भाई हमारे सामने लाइए, हम देखना चाहते हैं और आप बताइए कि किस आधार पर आपने इसको ले गए. ओके. तो इस तरह से मैंने आपको रिट्स के बारे में बताया था. तो दीज रिट्स कैन बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट for violation of fundamental right under article 32 and by high courts also under article 226.
योर ऑनर क्या होता है? योर ऑनर कह देता है जब सबको। योर ऑनर मतलब सम्माननीय कि उसको एड्रेस करने का एक जस्ट रेस्पेक्टफुल योर ऑनर कहता है भाई। हर आदमी को श्री और ये कहा जाता है ना, श्री ये श्री वो श्रीमती ये, तो वैसे ही जजेस को योर ऑनर कहा जाता है, सम्माननीय। ठीक है, जैसे माननीय हिंदी में कहते हैं जो पार्लियामेंट या असेंबली के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इस तरह सबके लिए कुछ सूचक शब्द है, आदर सूचक शब्द है और कुछ। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट वे इन विच द कोर्ट्स कैन प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स बाय इशूइंग रिट्स। ठीक है ना, मैं बताया आपको आर्टिकल 32 को ही सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का अंबेडकर जी ने, कि आत्मा यही है, क्योंकि अधिकार आपने लिख दिया और उसको कोई पक्का करने वाला है ही नहीं, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो 32 में इस चीज की गारंटी दी गई है, 32 और 226 में, कि 32 में डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट गारंटर है आपका, आपके फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा तो सुप्रीम कोर्ट दिलवाएगा, या 226 में हाई कोर्ट दिलवाएगा। तब ना बात है, पता चला खाली नाम में मिल रहा ही नहीं, तो घोटाला हो गया। तो this is the first way in which the rights of an individual or the people are protected by the courts, that is by issuing writs. Secondly, the Supreme Court can declare the concerned law as unconstitutional and therefore non-operational. सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर हालांकि लिखा है हाई कोर्ट भी कर सकती है, कोई भी कोर्ट कर, मतलब दोनों में कोई भी कोर्ट कर सकती है। हाँ, हाई कोर्ट्स, बस उसके नीचे लिख दीजिए वन हाई कोर्ट। तो द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है, तो यहाँ का हम सर कोई भी कोर्ट में जाके फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन हो रहा है तो कहीं पे भी जा सकते, कोई भी कोर्ट में, हाई कोर्ट के, मतलब इंडिया के कोई भी हाई कोर्ट। हाँ, जा कहीं भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए वो डायरेक्टली आपको हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी दिया गया है। ठीक है, जा सकते हैं। देखिए, तो यहाँ कहा जा रहा है, फर्स्ट आपने देखा रिट ज्यूरिसडिक्शन, बाय इशूइंग रिट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स आर प्रोटेक्टेड। सेकेंड है, सेकेंडली द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स कैन डिक्लेयर द कंसर्न्ड लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कोई ऐसा कानून बनाती है सरकार जो कि लोगों के अधिकार को कम कर रहा है, उसके अधिकार को छीन रहा है, मिसयूज कर रहा है। ठीक है, तो उस कानून को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है कि संविधान के खिलाफ है। दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन फंडामेंटल राइट्स बट इट इज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। तो सच लॉ कैन नॉट बी कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल। तो इसलिए ऐसे कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल उनके द्वारा डिक्लेयर किए जा सकते हैं, और जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया तो वो नॉन ऑपरेशनल हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा काम, वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता उसका। तो दूसरा है तरीका कि बाय डिक्लेयरिंग द लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ दे वायलेट द राइट्स ऑफ सिटीजन। तो दीज आर द टू वेज by which the judiciary, that is the Supreme Courts and High Courts, Supreme Court and High Courts can protect the rights of the citizens. क्लियर हुआ? जैसे अभी देखिए आप वक्फ बोर्ड पर बिल एक्ट, मतलब अभी तो प्रेसिडेंट का असेंट नहीं मिला है, लेकिन बिल पास हो गया है पार्लियामेंट से, मान लीजिए एक्ट बन जाता है और इस पर फिर
लोग जाते हैं, गए भी हैं ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, वहाँ केस चलता है, वहाँ हाई कोर्ट बहस होती है, पाया जाता है कि दिस इज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स, तो वो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं और वहाँ से ये एक्ट जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है देर आर टू वेज इन विच द राइट्स ऑफ सिटीजन्स आर प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशरी। इतना समझ में आया? देखिए, टुगेदर these two provisions of the constitution establish the supreme court as the protector of fundamental rights of the citizen on one hand and interpreter of constitution on the other। अब यहाँ पर खाली सुप्रीम कोर्ट देखिए कहीं कहीं लिखा है और हाई कोर्ट यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर दोनों ही है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये ध्यान समझने की बात है। जहाँ तक राइट्स की बात है तो दोनों को ही, बल्कि हाई कोर्ट्स को ज़्यादा पावर है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स को, ये भी क्वेश्चन आ चुका है ये बहुत पहले, रिट ज्यूरिसडिक्शन जो होता है वो हाई कोर्ट्स का ज़्यादा होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, क्योंकि नेचुरल बात है, हाई कोर्ट्स हैं वो लोगों के नज़दीक हैं, वहाँ ज़्यादा मामले आते हैं, उनको फेस करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट कितने लोग पहुँच पाते हैं, लेकिन हाई कोर्ट रिलेटिवली इजी होता है जाना, तो हाई कोर्ट्स में ज़्यादा, इसलिए हाई कोर्ट्स का रिट का पावर ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट से। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि टुगेदर दीज टू प्रोविजंस, यानी एक तो है कि भाई आपका क्या बोलते हैं रिट ज्यूरिसडिक्शन, और दूसरा जो है डिक्लेयरिंग द लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इन दो प्रोविजन से जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है ये प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन बन जाते हैं। ये दोनों जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षित करने वाले बन जाते हैं एंड इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दी अदर, साथ ही साथ संविधान की व्याख्या करने वाले भी बन जाते हैं। जैसे आपको बोले यहाँ होता है ना, देखिए कोई है किसी को तो हाई कोर्ट में अपना केस डलवाता है कि भाई हमको जेल में बंद कर दिया है, तो दैट इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। या बहुत से लोग जाते हैं कि हमको सैलरी में ये कर रहा है, हमको नुकसान, जैसे अभी मैंने बोला कि बीपीएससी के लोग गए, टीचर्स गए, हाई कोर्ट ने उनकी बात सुनी, जो टीचर्स अपॉइंटेड थे, सरकार कुछ नया फैसला ली, सरकार ने फैसला लिया कि भाई आप एग्ज़ाम देंगे, सक्षमता ये सब जो टेस्ट हुए थे तो उसमें आपका सर्विस का वो घट जाएगा, सीनियरिटी जो है, आप फ्रेश टीचर माने जाएंगे, आपका पुराना जो इतना साल का सर्विस रिकॉर्ड है वो ख़त्म हो जाएगा। तो वो गए हाई कोर्ट में कि भाई पहले तो सरकार ने प्रॉमिस किया था कि आपके नुकसान का कोई कदम हम नहीं उठाएंगे, और अभी तो आप हमारा नुकसान कर रहे हैं, हम इतने साल सर्विस किए उसका मेरा इंपॉर्टेंस चला जाएगा, हम नए सर्विस की तरह ज्वाइन हमको हो जाएगा सक्षमता के बाद। तो हाई कोर्ट ने उस सरकार के डिसीजन को रोक दिया कि दिस इज रॉन्ग, हाउ कैन यू डू दिस, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग यू हैड प्रॉमिस्ड दैट यू विल नॉट डू एनीथिंग दैट इज हार्मफुल टू हिम। तो वो लिखित होगा ना? हाँ, कानून है, नियमावली है, रूल्स है टीचर्स के, तो वो डायरेक्ट दिखाने को हाँ, तो गवर्नमेंट के बहुत सारे फैसले होते हैं, तो वो कई बार वो हमारे अधिकारों को वायलेट करते हैं। ठीक है, जो उन्होंने कभी प्रॉमिस किया, हमें अधिकार जो मिले हैं या फंडामेंटल राइट जो भी है, तो वहाँ पर क्या है, हाई कोर्ट्स भी डेफिनेटली इंटरफेयर, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट बोथ। एक तरफ वो, हाँ बोलिए, बढ़ा लीजिए, नहीं ठीक है, ठीक है। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स, on one hand they are the protector of the rights of citizens, on the second hand they are also the interpreter of the constitution, वो संविधान की व्याख्या भी करते हैं। ठीक है ना, कि संविधान के जो प्रोविजंस हैं उनका नए समय में क्या उसका मतलब है, क्या उसका असर हो सकता है। The second of the two ways mentioned above involves
जुडिशियल रिव्यू। जो सेकेंड जो मेथड है दैट इज डिक्लेयरिंग द लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ इट वायलेट्स सम प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। इसी को जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। यानी देखिए जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल मीन्स बाय जुडिशरी, बाय कोर्ट्स, एंड रिव्यू मीन्स टू लुक अगेन, टू कंसिडर अगेन वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। तो जब कोई कानून बना देती है सरकार या कोई फैसला ले लेती है सरकार, तो उस कानून या फैसले पर जुडिशरी फिर से विचार करती है कि वेदर दिस डिसीजन, दिस लॉ was correct, was according to the constitution or not। लिख लीजिए, when the courts consider any decision slash action or law ठीक है। When the courts consider any action, decision, action or law of government slash legislature and inquire, inquire whether it is according to constitution or not, कॉन्स्टिट्यूशन तो हिंदी में शॉर्ट में कैपिटल नहीं लिखेंगे, सी तो चल जाएगा। हाँ, हालांकि लिखना चाहिए। देखिए यहाँ भी कहीं भी लिख रहा है तो देखिए कैपिटल ही में लिख रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनली वहाँ पे तो लिखा नहीं है तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी हो गया, लेकिन अच्छा। कॉन्स्टिट्यूशन आप जब वर्ड लिखेंगे इससे देखिए कहीं भी लिख रहा है। देखिए लेकिन उसी तरह सुप्रीम कोर्ट जो है हर जगह। उसके बाद however the fact that India has a written constitution, यहाँ पे शॉर्ट में अच्छा ठीक है। whatever is according to constitution or not, ठीक है। बस आगे लिखा भी इसमें देखिए। तो कहने का मतलब है कि सरकार ने कोई फैसला लिया, कोई कदम उठाया, या पार्लियामेंट या असेंबली ने कोई कानून बनाया, तो जब अदालत उस पर फिर से विचार करती है कि क्या ये कदम सही था सरकार का, ऑफ कोर्स वो विचार करती है जब उसको कोई चैलेंज करता है, या अपने से भी कर सकती है कई बार, लेकिन जनरली चैलेंज उसको किया जाता है सरकार के किसी फैसले को या किसी कानून को अदालत में कि भाई ये सही नहीं है। तो कोर्ट उस पर जब फिर से कंसिडर करती है, विचार करती है, उस पर सोच विचार करती है कि वेदर इट इज़ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और इट इज़ वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स, एनीथिंग, देन इट कैन डिक्लेयर। और ज़रूरी नहीं कि फंडामेंटल राइट्स को ही वो वायलेट करे, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविज़न को अगर वो वायलेट करता है, हालांकि यहाँ फंडामेंटल राइट्स के ही आधार पे करता है, आर्टिकल 13 के तहत अगर करेगा तो वहाँ पर उसको जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है ना। जनरली यही फंडामेंटल राइट्स के ही वायलेशन में वो होता है।
तो अगर वो इनके खिलाफ है सरकार का कोई फैसला या कानून कोई या सरकार का कोई नियम, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते, देखिए कानून जो होता है लॉ, इट इज़ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, द पार्लियामेंट और सब, लेकिन जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो सरकार अपने आप बनाती है। रूल्स होता है कि किस तरह से सरकार का कामकाज होगा, क्या होगा, नहीं होगा, बहुत सारे उसको रूल्स हैं, बोलते हैं रेगुलेशंस बोलते हैं। तो दे आर फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ, वो जो जहाँ जिस मिनिस्ट्री में होता है वहाँ उसके ऑफिसर्स उसको बनाते हैं, वो वहाँ मिनिस्ट्री में कामकाज करने का तरीका होता है, वो जनरल पब्लिक के लिए नहीं होता है, या जनरल पब्लिक का अगर वहाँ कामकाज है तो उससे मतलब जुड़ा होगा, दैट इज़ डिफरेंट, लॉ इज़ डिफरेंट। तो ये जो भी है, चाहे वो कोई एक्शन हो, कोई रूल रेगुलेशन हो या कोई लॉ हो, इफ इट इज़ वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, then the court can declare it unconstitutional and it will be not operational. This is called judicial review. देखिए, perhaps the most important power of the Supreme Court, अब यहाँ फिर हाई कोर्ट को छोड़ दिया है ना, आगे लिखा है हालांकि, is the power of judicial review। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पावर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स को, वो है पावर जुडिशियल रिव्यू का, यानी किसी भी कानून, किसी भी सरकार के फैसले, उसके किसी भी एक्शन का वो रिकंसिडर कर सकता है और उसको वो रोक लगा सकता है या उसको मतलब सही भी डिक्लेयर कर सकता है। देखिए, जुडिशियल रिव्यू मीन्स द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनी लॉ if the court arrives at conclusion that the law is inconsistent with the provisions of the constitution. Such a law is declared as unconstitutional and inapplicable। ठीक है, तो कहा जाए कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स जो हैं वो किसी भी कानून, ठीक है, किसी भी कानून को वो ये जांच कर सकते हैं और अगर वो पाते हैं, दे कम टू फाइंड दैट इट इज़ इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में जो बातें लिखी गई हैं उसके खिलाफ, उससे अलग है, उसके खिलाफ जाती है, तो ऐसे कानून को वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं, और जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा तो इट विल बी इनएप्लीकेबल, इट कैन नॉट अप्लाई बिकॉज इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ गए? दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। ये हर देश में होता है। जुडिशियल रिव्यू हमने बेसिकली अमेरिका से लिया है। जुडिशियल रिव्यू का जो फीचर है संविधान में वो हमने अमेरिका से लिया है, और वहाँ जो है जुडिशियल रिव्यू का पावर बहुत ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ से। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू जो है फीचर वो हमने अमेरिका यूएसए से लिया है, ये भी याद रखने का पूछा जाता है कई बार। एंड इन यूएसए द जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट इज मच हायर देन व्हाट इज अवेलेबल इन इंडिया। देखिए, the term judicial review is nowhere mentioned in the constitution। ये जुडिशियल रिव्यू जैसा कोई टर्म लिखा नहीं गया है, ये सिर्फ कंसेप्चुअल बात है जो हम कहते हैं। However, the fact that India has a written constitution and the Supreme Court can strike down a law that goes against fundamental rights implicitly gives the Supreme Court the power of judicial review। कहा जा रहा है कि संविधान में कहीं भी जुडिशियल रिव्यू जैसा कोई टर्म लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये इन बातों से कि पहली बात कि इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है कि जिसको आप ऐसा नहीं आज कुछ बोलिए कल कुछ बोलिए, वो रिटन है, वो बदलेगा नहीं। जब से आया है तब से अभी तक वो जो लिखा हुआ अगर बदला गया तो पार्लियामेंट से लॉ बना के बदला गया,
नहीं तो वो जस का तस रहता है। तो द फैक्ट दैट इंडिया हैज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन and the Supreme Court can strike down a law that goes against fundamental rights। यहाँ भी सब जगह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट होगा कि कहीं पर भी एग्जाम में हाँ जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट स्लैश दे के लिखेंगे और एंड जहाँ अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा होगा तो वहाँ थोड़े हाई कोर्ट लिखेंगे। ऐसे नॉर्मल माने जहाँ आप हाँ ये समझना है, जुडिशियल रिव्यू से जुड़ा हुआ जो बात होगा तो ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का दोनों का है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लिखेंगे, हाँ स्लैश देके या फिर स्लैश दे सकते हैं या फिर और भी लिख सकते हैं। हाँ तो द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन ए लॉ दैट गोज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स। किसी भी कानून को जो कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता है उसको वो कैंसिल कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। स्ट्राइक डाउन मतलब खत्म कर देना, खारिज कर देना, हाँ रिजेक्ट कर देना, रिपील कर देना। अच्छा रिपील स्ट्राइक डाउन सिमिलर। हाँ वॉइड डिक्लेयर कर देना, एक ही बात है। डिक्लेयर वॉइड, डिक्लेयर वॉइड मतलब विच इज नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, VOID। नॉट फंक्शनल, नॉट एप्लीकेबल। CARE होता है, CLARE। तो हाँ इम्प्लिसिटली मतलब इनडायरेक्टली, यानी ऐसा कहीं डायरेक्टली नहीं कहा गया कि जुडिशियल रिव्यू, लेकिन वो ऐसा प्रोविजन दिया गया तो उससे मतलब वही निकल के आता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी मामले किसी भी कानून का जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है। Besides, as we saw in the section on jurisdiction of Supreme Court, in the case of federal relations too, the Supreme Court can use the review powers if a law is inconsistent with the distribution of powers laid down by Constitution। यहाँ पर कहा गया कि फेडरल रिलेशंस के मामले में भी, यानी जहाँ पर सेंटर और स्टेट के आपस में रिलेशंस की बात होती है, वहाँ पर भी अगर जो है कोई ऐसा कानून बनाता है सरकार या लेजिस्लेचर पार्लियामेंट जो कि इन दोनों के पावर्स में कोई छेड़खानी करता है, ठीक है, जो यूनियन को दिया गया है या जो स्टेट्स को पावर्स दिए गए हैं, उसमें अगर कुछ ये वो करता है तो उसको भी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है। सपोज द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स अ लॉ विच अकॉर्डिंग टू सम स्टेट्स कंसर्न्स ए सब्जेक्ट फ्रॉम स्टेट लिस्ट। मान लीजिए किसी ऐसे विषय पर कानून बना देता है जो कि स्टेट्स के कहते हैं कि भाई ये तो हमारे लिस्ट में है ये सब्जेक्ट, इस पर यूनियन ने कैसे बना दिया। देन द स्टेट्स कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड इफ द कोर्ट एग्रीज विद देम इट वुड डिक्लेयर दैट द लॉ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो यहाँ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अभी तक हम देख रहे थे, ये राइट्स ऑफ स्टेट्स भी प्रोटेक्ट करता है, स्टेट्स के भी राइट्स को। जो स्टेट्स लिस्ट में जो है उसी के आधार पर स्टेट वाला कानून बनाया है। तो इसी जैसे लोकसभा राज्यसभा में पास होता तो पूरा देश में बढ़ता वो कानून। हाँ तो उसी तरह से स्टेट में भी वो विधानसभा में पास होता है। हाँ तो स्टेट में लागू हो जाएगा। अगर विधानसभा में नहीं होगा तो नहीं होगा।
ये जो लिकर बैन किया गया है तो पहले पास कराया गया है कि अपने से नियम लिकर बैन इज द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। इट इज, अब वो पता नहीं उसको लेके कानून लाया था कि क्या, वो हमको लगता है सिर्फ सरकार के आदेश से हुआ है, कानून नहीं बना है, सरकारी आदेश है वो, दैट इज गवर्नमेंट ऑर्डर। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इट इज अप टू स्टेट। तो स्टेट, पहली बात सेंटर ने थोड़े किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि लिकर बैन पे स्टेट को पावर है कि वो बैन कर सकता है या हाँ नहीं। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट ने ही फैसला लिया है और ये कानून नहीं है, मैंने बोला ये डिसीजन है गवर्नमेंट का, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, गवर्नमेंट ऑर्डर है, सरकार के आदेश से ऐसा हो रहा है, उसके लिए असेंबली में बिल नहीं पास हुआ है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा होता तो ये ऑर्डर नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? तो ये आप समझ मनमाना नहीं हो रहे जाएगा, हैं, ये मनमाना बात है। नहीं, मनमाना बात नहीं हो जाएगा। ये लॉ नहीं बनाया उन्होंने, लॉ थोड़े बना है, बिल थोड़े पास हुआ है, अच्छा, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर से हो रहा है। दिस इज बाय द ऑर्डर्स ऑफ गवर्नमेंट। मान लीजिए कि कल यूनियन स्तर पर नरेंद्र मोदी कह दे कि ये लिकर बैन हो जाए पूरे इंडिया में, हाँ, तो हो जाएगा। हो सकता है। ऐसा कर सकता है। देखिए समझिए बात को, वो कानून नहीं बना रहा है ना, हाँ, कानून नहीं बना रहा है बस। गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर रहा तो है। ये तानाशाह हो जाएगा ना क्योंकि वो अलग बात है, तानाशाह होगा कि क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन आप कुछ हद तक तो तानाशाह होगा। वो अलग एंगल से आप देख रहे हैं बात को। मैं जो बताना चाह रहा हूँ, या आप जो कंफ्यूजन आपको हो रहा है कि जो स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट है ये कानून बनाने को लेके है, हाँ, वो तो क्लियर और है। कानून जो है एक बार बन गया वो सरकार पर डिपेंडेंट नहीं होता है, आगे जितनी भी सरकारें आएंगी सबको वो फॉलो करना पड़ेगा, जबकि गवर्नमेंट ऑर्डर सिर्फ गवर्नमेंट तक ही होता है। अभी कल को नई सरकार आ जाएगी, वो कैंसिल कर देगी ऑर्डर, खत्म हो जाएगा। अच्छा, गवर्नमेंट ऑर्डर गवर्नमेंट का किस लिए? हाँ, गवर्नमेंट ऑर्डर तो कल अभी गवर्नमेंट गई, खत्म हो जाएगा वो। समझ गए? इस तरह से नरेंद्र मोदी जी चाहे तो कर सकते कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? करने लगेगा। देखिए समझिए बात, गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है वो गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, गवर्नमेंट जब तक है गवर्नमेंट कभी भी उसको वापस भी ले सकती है। तो वो मनमाना हो गया। हाँ, लेकिन कानून को आप वापस नहीं ले सकते हैं, ये कानून तो अलग चीज हो गया। और कानून अगर बन गया तो वो आगे आने वाली जब तक वो रहेगा तब तक उसको 50 साल 100 साल तक सबको फॉलो कर, जैसे आज हम लोग लॉज फॉलो कर रहे हैं ना, अभी भी हम लोग आर्म्स एक्ट फॉलो करते हैं, कब का बना हुआ? 1878 का। बहुत सारे लॉज 1861, क्योंकि वो लॉ है, एंड लॉ इज यूनिवर्सल। लॉ एक बार बन गया तो वो बन गया, उसको आप ये कल को वापस नहीं ले सकते हैं, बन गया तो उसके हाथ से भी चला जाता है, आप सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है उसमें। ये सरकार का खुद का अपना डिसीजन। दिस इज, हाँ, दिस इज गवर्नमेंट डिसीजन भाई, उसको ऐसा सरकार भी- आपने ऐसा चुना भी- तो उसको कुछ शक्तियाँ उसको अपने कामकाज करने के लिए है शक्ति, वो ऑर्डर कर सकती है, वो ऑर्डर आपको पालन करना है जब तक सरकार। अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता तो ये ऑर्डर नहीं माना जाता। उसको ऑर्डर को आप वहाँ जा सकते हैं कोर्ट में कि ये जो सरकार का काम है ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो वहाँ उसको भी कैंसिल कर सकती है, ऑर्डर को कैंसिल कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। यहाँ समझ गए। वही तो आपको लिखवा है, इतना साफ साफ शब्दों में लिखवा है कि एनी डिसीजन, एक्शन और लॉ। हाँ, हाँ। तो रूल्स, अभी तो ये तो समझा ना कि रूल रेगुलेशन जो होते हैं वो सरकार के एक्शन या डिसीजन में आते हैं, कि कल से ऐसा होगा, ऐसा करना होगा, कल से कोई लिकर नहीं पिएगा, कहीं बेचा नहीं जाएगा, दिस इज गवर्नमेंट डिसीजन, दिस इज नॉट लॉ। लॉ इज पास्ड बाय असेंबली, बाय लेजिस्लेचर, और लॉ आप वापस ऐसा नहीं कि आज फैसला किए कल उसको कैंसिल कर दिए, वो कैंसिल भी अगर होगा तो फिर से वो उसके लिए लॉ लाना पड़ेगा। बिल लाना पड़ेगा।
हाँ कि इस बिल को ख़त्म करना है। तो वो तो एक अक्षर भी लिखने के लिए बिल कानून लाना लाना पड़ेगा, सीधी बात बिल है। लाना पड़ेगा। तो कानून समझ गए, लॉ इज़ अ डिफरेंट थिंग, गवर्नमेंट ऑर्डर डिसीजन इज़ डिफरेंट थिंग। तो ये ऑर्डर हाँ, ये जो लिकर बैन हुआ है, दिस इज एन ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था, उस आधार पे अपना ऑर्डर लिया है। हाँ, जिसको अगर हम लोग अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाएंगे तो वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो नहीं नहीं कर Constitution में सकता है, नहीं समझे वो। अब वो वहाँ पर आप किस ग्राउंड पे जा रहे हैं, वहाँ विचार बहस होगा, वो देखेगा कि क्या ये किसी प्रोविज़न को वायलेट कर रहा है क्या। मान लीजिए कोई जाके कहेगा कि भाई हमें राइट्स मिला हुआ है, हमें अपने हिसाब से जीने का, हम ट्राइबल लोग हैं, हमको शराब पीने का अधिकार है, फिर ये क्यों हमें सरकार रोक रही है, तो वहाँ वो कैंसिल भी हो सकता है, बिकॉज इट इज़ वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ट्राइबल्स। कुछ कह नहीं सकते, कुछ हाँ, बोल सकते। तो इट वी कैन नॉट से एनीथिंग, वो तो बहुत- बहस वहाँ होता है जिस बहुत हाँ, बहुत सोच समझ जिस के डिसीजन जिस लिया किन जाता है। किस आधार पर कोर्ट में गए हैं, चैलेंज किया गया है, उस आधार पर कोर्ट भी दलील सुनती है, उनकी विचार करती है कि वेदर दे आर राइट और रॉन्ग। और ये Anyway. जो रिजर्वेशन भी जो लाया गया है वो भी इन लोगों का खुद का डिसीजन है। रिजर्वेशन जो है वो 50% गर्ल्स लोग के लिए नहीं, 50% गर्ल्स का जो रिजर्वेशन है, बीपीएससी में सीट रिजर्व कर दिया गया है। नहीं ये जो है देखिए समझिए यहाँ पर, हाँ ये गवर्नमेंट ऑर्डर है, वही पूछ रहा हाँ हूँ। वो कोई कानून नहीं है जो आप बीपीएससी की बात कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम लोग हाई कोर्ट में जाएंगे, केस करेंगे कि ऐसा क्यों किया, तो उस पर बहस होगा फिर। हाँ भाई, कोर्ट यही तो सही गलत ही तो तय करने के लिए बहस होता है। हाँ। लेकिन एक प्रकार से वो मनमाना चीज दे दिया गया है कि कोई भी ऑर्डर, क्योंकि मनमाना आप करेगा ना तो। भाई मनमाना कैसे है, आप उसको वोट दे के जिताए हैं, सरकार आप ही लोग ना बनाए हैं, तो फिर जब वो सरकार बनाए तो फैसला करेगा नहीं। तो ये ऑर्डर देने का चीज नहीं देना चाहिए सरकार को। तो सरकार बनेगा किस लिए लॉ लाना अलग चीज हो गया, आप जैसे डिसीजन तो सरकार चलेगा कैसे जब ऑर्डर नहीं देगा, तो ये बताइए, ऑर्डर नहीं इशू करेगा तो सरकार चलेगा कैसे, कौन मानेगा सरकार की बात। आप तो ऐसा बात कर रहे हैं कि मॉनिटर बना और उसको कोई पावर ही नहीं हो कुछ करने का, तो मॉनिटर किस काम का है, क्या वो मैनेज करेगा क्लास में। इस पर तो एक जो है ये है, दोहा है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, ठीक है, नहीं उसको जो विषहीन दंत सरल हो। माने भाई सांप कोई है, क्षमा करने का अधिकार जिसके पास जहर है जो काट सकता है उसको क्षमा करने का अधिकार, जिसका दांत ही टूटा हुआ है वो क्षमा क्या करेगा, तुम बिगाड़ का लोगे। जिसका दांत टुकड़ा हुआ है, टूटा हुआ है, जिसके जहर नहीं है अंदर सांप को, उससे कौन डरेगा, वो किस काम का सांप है, कोई उसको भाव देगा उस सांप को, उसके पास कोई पावर ही नहीं। डरता उससे कि जिसके पास जहर है, जिसका दांत है कि काट लेगा तो मौत आ जाएगी, लोग भागते हैं उससे डर। पुलिस वाला उसको कुछ करने का शक्ति नहीं होगा तो कोई उसको डरेगा, चोर भी उसके सामने से टहल के निकलेगा कि कर लो जो करना है। कहने का मतलब गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकता है। गजब बात है, बिना डिसिप्लिन, आप तो ये सब चीज़ें बचपन से देखते आ रहे हैं जी। टीचर को अगर बच्चों को पनिश करने का पावर नहीं होगा तो बच्चे कोई टीचर का रिस्पेक्ट करेंगे, डिसिप्लिन मेंटेन होगा। तो उसी तरह गवर्नमेंट आप बनाए हैं ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, सारा चीज़ मैनेज करे, अफेयर्स देखे, और उसको कोई आप कह रहे हैं पावर ही नहीं हुई ऑर्डर इशू करने का, तो वो क्या करेगा, वो तो उसको मजाक बना देंगे लोग जो है। लॉ एंड ऑर्डर नहीं, सब कुछ उसी के अंडर में, सब कुछ तो है तो सारा डेवलप। अब वो कहेगा ऐसा करिए, कोई मानेगा नहीं उसकी, भाई नहीं करेंगे, क्या कर लोगे। कल को वो ट्रैफिक में ऑर्डर करेगा कि भाई सब लोग सीट बेल्ट लगा के चलेंगे, कोई सीट बेल्ट लगा कि कर लो जो करना, न लगाएंगे, क्या कर लो। विदाउट फोर्स देर इज नो अथॉरिटी।
तो ऑर्डर इशू करने का अथॉरिटी उसको है, तब ना सरकार इफेक्टिवली काम कर सकता है, करवा सकता है। कि देखिए क्यों डरते हैं लोग इतना ऑफिसर से, डीएम से, एसपी से क्यों डरते हैं? दे हैव द पावर टू इशू ऑर्डर्स एंड दोज ऑर्डर्स विल बी इम्प्लीमेंटेड, इन्फोर्स्ड। विदाउट अथॉरिटी, तो उसी तरह गवर्नमेंट है, उसको अथॉरिटी नहीं होगा तो उसको क्या वैल्यू है? वो किस बात की सरकार है? समझ गए? जैसे एक समय मनमोहन सिंह थे बेचारे, उनका इसलिए मजाक बना इस देश में, उनको रिमोट कंट्रोल कहा गया कि भाई रिमोट कंट्रोल से चलते हैं, बिकॉज ही हैड नो रियल पावर इन हिज हैंड्स। अब वो तो बने भी ऐसे ही थे, उनको बना दिया गया था एक चेहरा के लिए कि भाई वहाँ कौन प्रधानमंत्री है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो वो तो क्योंकि वो रियल कोई लीडर थे नहीं, कोई नेता थे नहीं, पॉलिटिशियन थे नहीं, तो वो क्या फैसला करते? और जो चुनावे नहीं कभी जीतते थे तो वो कौन उनकी बात को मानने वाला? जो पार्टी के रहम करम पर थे, पार्टी जिताती थी, लाती थी सीट जिता के, तो भाई नेचुरल है कि जो पार्टी कहती थी वो करते थे। मोदी अपने दम पर अपना चुनाव लड़ा, पार्टी को जिताया, पूरे देश में हर जगह चुनाव जीत रहा है, तो बॉस बना फिरता है हर जगह। जहां जो बोल देता है लोग उसको दम फॉलो करने के लिए तैयार रहते हैं। कहीं बोला नहीं कि पहले शुरू हो जाता है इम्प्लीमेंटेशन। क्यों? क्योंकि अपने दमखम पर वो जीत रहा है, जिता रहा है सबको। उसके बाद का इतना वैल्यू है कि बोल दिया आज के डेट में तो ब्रह्मा का वो वचन हो गया। ऐसा लोग समझ लेता है। डेफिनेटली, बिकॉज ही इज मेकिंग द इलेक्शंस विन। सबको वही चुनाव जिता रहा है, उसी के नाम पे सब चुनाव जीत रहे हैं। तो अपना ताकत, वो उसके शब्दों में वो ताकत है। और मनमोहन सिंह बेचारे एक चुनाव नहीं कभी जीते, उनके शब्दों में क्या ताकत रहता? मोदी के सामने तो मनमोहन सिंह कोई वैल्यू नहीं है। पॉलिटिकली कोई वैल्यू नहीं है। पॉलिटिकली मोदी कहाँ, मनमोहन सिंह का तो कोई मतलब ही नहीं, पॉलिटिशियन तो थे ही नहीं। सबसे पहली बात, जो चुनाव ही नहीं लड़ा वो पॉलिटिशियन कहाँ हुआ? ठीक है ना? हाँ, एज ए प्राइम मिनिस्टर मैं कहूँगा कि ही वॉज ऑल्सो एज इफेक्टिव एज मोदी। वो भी उतने ही इफेक्टिव थे, वो भी उतना ही काम, प्राइम मिनिस्टर का जो वर्क था उसको उतना ही इफेक्टिवली डील कर रहे थे जितना मोदी कर रहा है। इसमें कोई कमी नहीं कर सकते हैं। वो तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, मैं आपको समझा चुका हूँ कि वो तरीका अलग अलग है। देखने दिखाने में लग रहा है, भाई पहले तुम बिगाड़ दो और उसको बनाने में लगाओ, दिखाओ कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं। एक बात है, ये दिखाने के लोगों को ठगने के लिए आप क्या करिए, यहाँ पर जो है यहाँ ब्लास्ट करवा दीजिए, उसके बाद में चाहे और उसके बाद आप जाके वहाँ सुधार उधार में लग जाइए। ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हॉस्पिटल फिर से शुरू बनवा रहे हैं, स्कूल बनवा रहे हैं, लोग कह रहे कितना विकास का। अरे पहले से था बसा, वो उसको जड़वाया भी तो इन्हीं लोगों ने। वो तो देखने का नजरिया आप दिखाने के लिए कर रहे हैं कि हाँ देखिए हम कितना काम कर रहे हैं, और पहले से जो चल रहा था उसको लोग चला रहा था, वो काम नहीं कर रहा है। कितना उस समय सिस्टम बना हुआ था। तो ये कहने का मतलब वो तो तरीका है, बट ठीक है। खैर चलिए यहाँ आते हैं हम लोग। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी अधिकारों की हमने बात की, राइट्स की बात की, सबसे पहले इंडिविजुअल्स की। अब हम स्टेट्स के राइट्स की बात कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा डिसीजन गवर्नमेंट का या कोई ऐसा लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह राइट्स दिए गए हैं स्टेट्स को, यानी कि स्टेट लिस्ट में जो है उसको दिया गया है कि भाई उस पर आप स्टेट बनाएंगे लॉ। अगर सेंटर उस पर लॉ बनाता है तो स्टेट उसमें जा सकते हैं कोर्ट्स में कि भाई देखिए हमारे जुरिस्डिक्शन में ये है और इस पर ये कानून बना रहे हैं। तो कोर्ट उसको अगर पाता है कि सही बात कह रहे हैं तो उसको जो है वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। In this sense, the review power of Supreme Court includes power to review legislations on the ground that they violate fundamental rights or on the ground that they violate the federal distribution of powers. तो यहाँ देखिए, पहले था सिर्फ फंडामेंटल राइट के वायलेशन का मैटर था। अब जो है
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स को भी, और अभी मैंने आपको यही मैं आ रहा था, धीरे धीरे हम लोग उस टॉपिक पर आएंगे कि जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन दिया कि एनीथिंग दैट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर विल बी इनवैलिड। कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती है पार्लियामेंट जो बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का जो है उसको बदलता है। अब तक जो हो गया सो हो गया। वहाँ पर आएगा कि कहिएगा कि भाई इंदिरा गांधी ने प्रियम्बल में बदलाव किया, तो इन्होंने कह दिया कि जो हो गया पहले हो गया, 77 से पहले जो हो गया सो हो गया, अब 77 के बाद नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन पर हम आएंगे। तो यहाँ अभी देखिए सेकंड फीचर आया आफ्टर फंडामेंटल राइट्स कि फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। इनको अगर कोई कानून वायलेट करता है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? द रिव्यू पावर एक्सटेंड्स टू लॉज पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑल्सो। मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर कोई स्टेट के भी असेंबली वगैरह कानून बनाते हैं और वो अगर इस तरह के संविधान के खिलाफ जाते हैं तो वहाँ भी जुडिशियल रिव्यू हाई कोर्ट कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। स्टेट लेजिस्लेचर में तो 6 स्टेट में ना विधान परिषद है। हाँ, तो जहाँ जैसे बिहार ही देखिए, तो यहाँ पे जो विधानसभा में पास हो गया उसके बाद विधान परिषद में जाएगा। हाँ, लेकिन जहाँ जहाँ विधान परिषद नहीं है, केवल सिर्फ विधानसभा से हो जाएगा, हो जाएगा। बस एक ही जगह से, उन लोगों को ज़्यादा फायदा है। यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, जहाँ पे 2 सभा का वहाँ पे लौटना में दिक्कत हो जाएगा। Together, the writ powers and the review power of the court make judiciary very powerful। इसीलिए जुडिशरी पावरफुल हो जाती है कि वो रिट इशू कर सकती है या किसी भी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है, यानी जुडिशियल रिव्यू इसको कहते हैं। जुडिशियल रिव्यू समझ में आ गया? हाँ, कोर्ट के द्वारा उस पर फिर से विचार किया जाता है whether it is right or wrong। ये डिसीजन सही लेना, बस यही जुडिशियल रिव्यू है। तो दैट इज जुडिशियल रिव्यू। देख के डिसीजन, अगर वो सही है तो सही कहना, गलत है तो उसको कैंसिल कर देना। सोच समझ के परख के उसके बाद में डिसीजन ले लेना, बस यही तो है जुडिशियल रिव्यू। तो रिट पावर और जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है, इसी के कारण कोर्ट जो है बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। इन पर्टिकुलर, खास करके, द रिव्यू पावर मीन्स दैट द जुडिशरी कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज पास्ड बाय लेजिस्लेचर। क्योंकि वही है जो कॉन्स्टिट्यूशन को व्याख्या करने वाला है कि क्या मतलब है, संविधान का मतलब क्या क्या है। मान लीजिए जज विज्ञ हो अगर डिसीजन को, तो उस समय हम लोग को क्या करना चाहिए, उसके बाद हम कौन से कोर्ट में जाएंगे? उसी कोर्ट के दूसरे बेंच में जाइए। अच्छा, भाई एक ही जज थोड़े होते हैं, बहुत से जज होते हैं। समझ गए। ये आपको बताया है कि रिव्यू का पावर भी होता है, सेल्फ रिव्यू का। अपने ही जजमेंट को फिर से वो सोच विचार करके उसमें बदलाव भी कर सकता है। अच्छा, सेल्फ। हाँ, रिव्यूइंग पावर है उसमें, जिसको हम रिव्यू जुरिस्डिक्शन भी कहते हैं। उसके अंदर बताए थे कि SLP फाइल किया जाता है, स्पेशल लीव पिटीशन। स्पेशल लीव मतलब स्पेशल उससे परमिशन मांगा जाता है कि सर आपका सुप्रीम कोर्ट का ही ऐसा जजमेंट आया है और हम चाहते हैं कि आप फिर से उस पर विचार कीजिए। तो उसको कहते हैं कि वो सेम जज से या दूसरे नहीं, बेंच कोई भी हो सकता है, वो सेम जज भी हो। वो तो वो काम है अलॉट करना चीफ जस्टिस वहाँ का प्रशासन का। सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के प्रशासन का वो जिम्मा है कि किसको सौंपा है वो केस। स्पेशल लीव, LEAVE, लीव पिटीशन, स्पेशल लीव पिटीशन, SLP शॉर्ट में बोलते हैं।
totally so. Okay. So many people think that this feature enables the judiciary to protect the constitution effectively and also to protect the rights of citizens. तो बहुत लोग सोचते हैं कि जुडिशरी के पास ये जो पावर है जुडिशियल रिव्यू का, इससे एक तरफ तो वो सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है और दूसरी तरफ जो है वो स्टेट्स का भी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. देखिए आगे, द प्रैक्टिस ऑफ एंटरटेनिंग PILs has further added to the powers of judiciary in protecting rights of citizens. तो ये सब लाइन लिखना होगा. हाँ बिल्कुल. कहा जा रहा है कि ये जब से PIL का प्रक्रिया शुरू कर दिया कोर्ट ने, तो उससे उसका जो नागरिकों का अधिकार बचाता था उसमें और अधिक तेजी आ गई. PIL भी जब आदमी खुद नहीं शिकायत कर सकता है, कोई दूसरा भी उसके बतौर शिकायत कर रहा है या किसी भी तरह से शिकायत कर रहा है, तो उसको जो है कोर्ट सुनवाई कर रही है. देखिए यहाँ लिख रहा है, डिड यू नो दैट द प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और ये देखिए इंडिया का ही नॉवेल फीचर है, ये इंडिया में ही शुरुआत हुआ इसका, ये और कहीं इसका एग्जाम्पल नहीं मिलता है इस तरह. हाँ, PIL की शुरुआत इंडिया और इंडिया से दूसरे देशों में ये अडॉप्ट हुआ. देखिए लिख रहा है यहाँ कि डिड यू नो दैट द प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज नाउ बिकमिंग मोर एंड मोर एक्सेप्टेबल इन मेनी अदर कंट्रीज. While many courts across the world, particularly in South Asia and Africa, practice some form of judicial activism compared to that of Indian judiciary, the Constitution of South Africa has incorporated public interest litigation in its Bill of Rights. देखिए, साउथ अफ्रीका ने तो अपने जो उसका बिल ऑफ राइट्स है, यानी फंडामेंटल राइट्स का जो उनका वो है, उसमें उन्होंने इस बात को लिखा है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में, क्योंकि नेचुरल है, आज़ाद साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ बाद में, उस समय तक PIL हमारे देश में आ चुका था. तो वही 50 साउथ अफ्रीका 91 में ना हुआ है, साउथ अफ्रीका 91 में आजाद हुआ. मैंने 91 तक वहाँ इन लोग का था, नेल्सन मंडेला को रिलीज किया और उसके बाद से वहाँ का डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनना शुरू हुआ. नहीं, अंग्रेज सब 49. हाँ, अंग्रेज सब तो चला गया था, लेकिन वहाँ भी डेमोक्रेटिक नहीं था, डिक्टेटरशिप कुछ कुछ चल रहा था. तो वहाँ का राजा लोग करता था साउथ अफ्रीका का. अच्छा, हम देख लेंगे उसको बाद में. ठीक है. तो 10 इन साउथ अफ्रीका इट इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन to bring before the constitutional court cases of violation of other person's rights. वहाँ पर PIL फाइल करना जो है वो फंडामेंटल राइट में दिया गया है. ठीक है, नहीं जोकराई नहीं है, वहाँ के समाज को अभी आप नहीं ना देख रहे हैं कैसा वहाँ ये. देखिए, डू यू रिमेंबर दैट इन चैप्टर ऑन राइट्स We mentioned the right against exploitation. जब हम राइट्स के बारे में पढ़ रहे थे, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ हमने एक राइट पढ़ा था, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कोई हमारा एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता है, ऐसा हमें फंडामेंटल राइट. दिस राइट प्रोहिबिट्स फोर्स्ड लेबर, बंधुआ मजदूरी बैन उसी के तहत है. ट्रेड इन ह्यूमन फ्लैश, माने ह्यूमन बींग्स का ट्रेडिंग करना, इलीगल ट्रेडिंग करना. यानी ह्यूमन फ्लैश का यहाँ मतलब होता है उनसे ये महिलाओं से धंधा करवाना, उसको फ्लैश बोलते हैं. फ्लैश ट्रेड का मतलब होता है शरीर बेचना. शरीर बेचने का मतलब है सेक्सुअल. तो ट्रेड इन ह्यूमन फ्लैश. अच्छा, यहाँ वो दोनों चीज आ जाता है. ट्रेड इन ह्यूमन फ्लैश बोले जहाँ खरीद बिक्री करना भी आ जाता है, बच्चों का खरीद बिक्री करना, बच्चों का, बच्चियों का, जो भी आदमी का, औरत का. देखिए आजकल औरतें भी खरीदी जा रही हैं शादी के लिए, जिनको नहीं मिल रही है औरतें, जहाँ
लड़की महिलाएं कम है, जेंडर रेशियो कम है, वो खरीद के ला रहे हैं दुल्हन बाहर से, तो वो भी बिक्री ही चल रहा है। कहाँ हो रहा है? हैं? कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? हर जगह हो रहा है। बिहार में हो रहा है। बिहार में खूब हो रहा है। बिहार से तो बहुत हम कुछ केसेस जान रहे हैं, पर्टिकुलरली हम जान रहे हैं कि भाई गया हरियाणा से या कहीं से खरीद के लाया या यहाँ से बेच के कहीं और जा रही हैं। मतलब इतना कम हो गया पॉपुलेशन। क्या करेगा? एक बात बताइए कि अगर वहाँ महिलाएं है ही नहीं मिल रही है उसको शादी लायक कोई लड़की, तो क्या करेगा? पैसा दे के खरीद रहा है लोग। तो बेच रहे हैं लोग, जहाँ जिनको पैसे की जरूरत है बेच भी रहे हैं। तो यहाँ से बिक रहे हैं, खरीद के भी आ रहे हैं। बट द क्वेश्चन इज, देखिए इस पर मूवी बनी है, रानी मुखर्जी का नहीं, इस पर जो है एक मूवी बनी है, वो है बहुत बढ़िया मूवी है, वो है नागेश कुकुनूर है उसमें हीरो, नागेश कुकुनूर है। मैं बहुत पहले वो मूवी देखा था, कौन सी मूवी है, ठीक है। तो उसमें होता है बेसिकली कि हाँ माने खरीद बिक्री का मतलब सेंस क्या होता है कि भाई उसमें दिखाया है कि वो कोई अच्छा ऑफिसर होता है और घर में एक विधवा होती है जिसका मतलब कम उम्र में राजस्थान में शादी उदी हो जाता है ना, और वो मर जाता है संयोग से उसका हस्बैंड जो, तो राजस्थान में क्या बचपन में शादी तय कर देते हैं, अभी भी होता है। अब विश्वास करिएगा, मेरा एक स्टूडेंट रहा है और बाद में वो स्टेट पुलिस सर्विस में है वहाँ, और वो उसका शादी था तय बचपन से ही, फिर वो शादी कर लिया। हाँ कर लिया, करेगा क्या करेगा, नहीं करता तो नहीं कैसे करेगा, सामाजिक वो का कमिटमेंट होता है, नहीं करिएगा तो समाज में आपका बहिष्कार हो जाएगा। हमारे को गलती नहीं चाहती तो वो अलग चीज़ है, वो फिर दोनों में जो गलत करता है उसका बहिष्कार, भाई रिवाज है वहाँ दोनों तरफ से वैसे होता है, वैसे नहीं चाहना वो तो अलग बात है, कुछ फिर समाज भी उसको सिखा देता है, वैसे ही समाज भी तो दे देता है ना मजा। फिर खैर यहाँ पर हाँ, आई वॉज टेलिंग यू द ट्रेड इन ह्यूमन फ्लेश मीन्स इधर द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स और illegal trading, prostitution and these things. So this right, the right against exploitation, prohibits forced labor, trade in human flesh and prohibits employment of children in hazardous jobs. खतरनाक कामों में बच्चों को लगाना भी इसके अनुसार बैन है। But the question is, how could those whose rights were violated approach the court? और यहाँ सवाल है कि भाई जिनके अधिकारों का शोषण होता है उनको तो पता भी नहीं होता है, कई बार वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जागरूक नहीं होते हैं, तो वो कोर्ट कैसे पहुंचेगा? नरेंद्र मोदी को कैसे वोट दे देगा, उसी तरह से पहुंचेगा। सही बात है, सही बात है। तो PIL and judicial activism made it possible for courts to consider these violations. तो ये PIL की वजह से आसान हो गया, जुडिशियल एक्टिविज्म से आसान हो गया कि कोर्ट अपने आप अखबारों में कहीं रिपोर्ट को पढ़ के कोई कदम उठा रही है। अखबार में जैसे इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार जो समाज के ऐसी खबरों को छापते हैं जिन पर किसी का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि सबको कमाना है, वो ऐसी खबरें छापते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें। लेकिन ऐसे कुछ अखबार हैं जो ऐसे भी खबर छापते हैं जो किसी से ऐसे अत्याचार से जुड़ा हुआ हो, किसी का शोषण हो, जिससे समाज को मोटे तौर पे लेना देना नहीं होता है। भाई कोई कहीं भूखा मर रहा है तो उसे किसको मतलब,
किसी के साथ अत्याचार हो रहा है तो किसको मतलब है, सब अपने अपने ज़िंदगी में व्यस्त है। तो ऐसे अखबारों में जब कोई न्यूज़ छपती है और उसको कोर्ट जो है, कोई जज जो है वो देख के अपने कॉग्निजेंस में लेते हैं कि दिस इज़ रॉन्ग एंड गवर्नमेंट शुड डू समथिंग ऑन दिस, और वो ऐसा कोई फैसला देते हैं, दैट इज जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियरी एक्टिव हो गई। तो दीज टू, यही कह रहा है कि PIL एंड जुडिशियल एक्टिविज्म मेड इट पॉसिबल फॉर कोर्ट्स टू कंसिडर दीज वायलेशंस। तो ऐसे वायलेशंस को जो है, ऐसे कहीं पर अधिकारों का शोषण हो रहा है, किसी पर अत्याचार हो रहा है, उसको कोर्ट के लिए आसान हो गया उसको सुनवाई करना, वहाँ न्याय करना। Thus, the court considered a whole set of cases. कोर्ट्स ने बहुत सारे केसेस को विचार किया। जैसे देखिए, द ब्लाइंडिंग ऑफ द जेल इनमेट्स बाय पुलिस, जिस पर मूवी बनी गंगाजल, कि जहाँ जेल के कैदियों पर पुलिस ने अत्याचार, उनको अंधा कर दिया था, जिसकी स्टोरी पर गंगाजल मूवी बनी है, कई बार देख चुका हूँ मैं, कल परसों भी दे रहा था। तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग भाई। इवन द प्रिजनर्स हैव राइट्स, they are human beings. Then inhuman working condition in stone quarries, जहाँ पत्थर वगैरह तोड़ा जाता है, उनकी जो तोड़ने की मिल होती है, वहाँ पर देखिए आदमी लोग का काम करने लायक कंडीशन नहीं होता है, लेकिन आदमी मजबूरी में, गरीबी में काम करते रहता है वहाँ, और धीरे धीरे बीमार होके बहुत सारे मर भी जाते हैं। इनह्यूमन वर्किंग कंडीशंस, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, कम उम्र के बच्चों का, माइनर्स का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करना, शारीरिक शोषण करना उनका, मतलब क्या होता है, फिजिकल टचिंग एंड सो ऑन। नहीं, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू सेक्स, उसमें कुछ भी हो सकता है। इंक्लूड होता है फिजिकल टचिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग फ्रॉम कुछ भी टचिंग, हो सकता है। कमेंट्स, वर्बल से लेके आप सेक्सुअल एक्ट तक, जो भी कुछ है सब कुछ हो सकता है। आप कमेंट्स करते हैं, जेंडर रिलेटेड कमेंट्स करते हैं, वो भी उसमें आ जाता है सेक्स पर। क्यों आप कमेंट करिएगा भाई? हैं? क्या कमेंट करती है लड़की है? क्या कमेंट क्या करते हैं बेहुदे लोग? आप किसी लड़की को देख के कुछ बेहुदा कमेंट कर रहे हैं, कह रहे भाई आइटम है, ये है, वो है, समझ गया। है ना? देखते हैं फिल्म में तो भरे रहते हैं सब चीज़, 24 घंटा टीवी में यही दिखा रहा है। तो एनी वल्गर कमेंट्स which outrage the decency, the honor of that person, maybe it is a child or an adult। भाई बच्चों का भी शोषण, आप बच्चों को कुछ बोलते हैं। तो दिस ट्रेंड हैज मेड राइट्स रियली मीनिंगफुल फॉर द पुअर एंड डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस। तो ये जो एक नया तरह का हमारे देश में चलन चल पड़ा, PIL का, जुडिशियल एक्टिविज्म का, इससे जो हमारे देश के गरीब, कमज़ोर, शोषित लोग हैं, उनको बड़ा राहत मिला है। उनकी समस्याओं पर कोर्ट्स ध्यान दे पा रही हैं, उनको न्याय मिल रहा है। ठीक है, तो दिस इज रिलेटेड टू जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल रिव्यू। अब इसमें हम आगे कंटिन्यू करते हैं जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज जुडिशरी एंड पार्लियामेंट। अभी मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट क्या करती है, लॉ बनाती है। जुडिशरी से उसका क्या रोल है? भाई इतना ही रोल है कि जो वो लॉ बनाती है वो संविधान के अनुसार होना चाहिए, नहीं होगा तो जुडिशरी वहाँ दखल देगी, बोलेगी गलत है ये, इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो यहाँ हम इसको देखते हैं। देखिए, हाँ, लास्ट टॉपिक है इसका। लास्ट टॉपिक में कल थोड़ा सा और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कल आपको करा देंगे।
अभी अब आगे आता है, देखिए कहाँ तक। देखिए, अपार्ट फ्रॉम टेकिंग अ वेरी एक्टिव स्टैंड ऑन द मैटर ऑफ राइट्स, the court has been active in seeking to prevent subversion of constitution through political practice। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के समय में इतना ही ज़्यादा ये वैलिड बात है। कहा जा रहा है कि एक तरफ जहां अधिकारों को सुरक्षित किया है कोर्ट्स ने, दूसरी तरफ इसमें भी बहुत एक्टिव रहे हैं कोर्ट कि राजनीति के सहारा लेके कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट न कर दिया जाए। सबवर्सन मीन्स उसको, उसका मतलब उसका इग्नोर कर देना। आज बार बार कुछ पार्टियां इल्ज़ाम लगा रही हैं कि ये हमारे संविधान को तोड़ना चाह रहे हैं, संविधान को ख़त्म करना चाह रहे हैं, संविधान को बदलना चाह रहे हैं राजनीति का इस्तेमाल करके। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि कोर्ट्स इसमें भी एक्टिव हैं कि कोई संविधान के महत्व को कम नहीं कर दे इस सरकार, इस देश में राजनीति का सहारा लेके। अभी क्या हो रहा है भाई, मोदी के नाम की भांग खाए हुए हैं लोग। मोदी जो कर रहा है वो सही है, बीजेपी जो कर रही है सही है, तो उसका सहारा लेके आप लोगों के विश्वास का फायदा उठा के आप कुछ के कुछ कानून बना दें, कुछ के कुछ आप फैसले ले लें और उसको कोई बोलने वाला नहीं क्योंकि आपके स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी है। तो दिस इज अ सबवर्सन ऑफ, वायलेशन नहीं है, सबवर्सन। आप उसका इग्नोर, बाईपास कर दे रहे हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन। सबवर्सन मतलब बाईपास करके, हाँ, उसको इग्नोर करवा देना, उसका वैल्यू को कम कर देना, इनइफेक्टिव बना देना, निकम्मा बना दिया। भाई देखिए, आज ही आप देखिए, मान लीजिए कुछ ऐसे कानून बने हैं, अभी आपको पता है, और उसको लेके एक समाज के ऐसे वर्ग हैं, लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई हमारे अधिकारों पर ये हमला है, और फिर भी मान लीजिए वो कानून पर कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो ये तो संविधान को इनइफेक्टिव बना देना हुआ ना। जब राइट्स प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है, जब जो लिखा हुआ है उसका ऑनर नहीं हो रहा है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज सबवर्सन, इनइफेक्टिव। समझ गए? तो 10 areas that were considered beyond the scope of judicial review। देखिए, areas that were considered beyond the scope of judicial review such as powers of president and governor were brought under the purview of the courts। तो बहुत से मामलों में पहले भी हुआ और अभी भी हो रहा है कि ऐसे चीज़ें जो पहले जुडिशरी जिन पर अपना कोई ध्यान नहीं देती थी, उनको भी अब जुडिशरी उन पर अपना जजमेंट देने लगी है। जैसे पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के क्या पावर्स हैं, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, गवर्नर क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी देखिए, मैं आपको इसका करंट उदाहरण दे रहा हूँ कि भाई गवर्नर्स हैं, उनको एक फिगर हेड की तरह, जैसे प्रेसिडेंट है, गवर्नर रखे गए हैं स्टेट में, और वो इसलिए रखे गए हैं कि हाँ प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, तो इसीलिए एक यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में लिंक बना रहता है। गवर्नर क्या करता है, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लिंक का काम करता है। उसका रोल इतना ही है कि कोऑर्डिनेशन बना रहे यूनियन और स्टेट के बीच में। लेकिन आज क्या है, जो मेजॉरिटी पार्टी है वो अपने गवर्नर्स का इस्तेमाल वहां की सरकार को गड़बड़ाने में यूज कर रही है। दिल्ली में किया, बंगाल में हो रहा है, हर स्टेट में हो रहा है। मतलब मैं एक दो एग्जांपल क्या दूं आपको, जितने भी जगह पहले क्या होता था, गवर्नर ऐसे लोगों को बनाया जाता था जो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं होते थे, जो पॉलिटिक्स से रिटायर हो चुके होते। अभी ऐसे लोगों का अपॉइंटमेंट हो रहा है जो पॉलिटिकली एक्टिव है,
जो नेताओं की तरह बयान दे रहे हैं गवर्नर होकर, समझ गए? हर स्टेट में ऐसे ही लोगों का पॉइंट। तो ये एक तरह से क्या है, आप सरकार के कामकाज में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं, राज्य सरकार के कामकाज में गवर्नर के माध्यम से, जो सही नहीं है। भाई जो वहाँ की चुनी हुई सरकार है उसको अपना काम करने का पूरा ये है, अब उसमें आपको दखल देने का क्या अधिकार है गवर्नर के माध्यम से? तो अब इन चीज़ों को लेकर जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो कोर्ट्स में गई कि गवर्नर देखिए इन चीज़ों में अननेसेसरी जो है दखल दे रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट्स को अब ये भी देखना पड़ रहा है कि भाई क्या पावर है प्रेसिडेंट के, क्या पावर है गवर्नर्स के। जैसे पहले बिहार में बहुत बार लग गया, प्रेसिडेंट रूल लग जाता था, उसको लेके हुआ कि भाई क्या ये सही है, इस तरह से गवर्नर अपने मन से रिपोर्ट भेज देता है कुछ भी, और या रिपोर्ट नहीं भेजता है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। तब वहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिया कि ऐसा ऐसा गवर्नर करेंगे तभी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, समझ गए? उसका पूरा है, आप पढ़ेंगे डिटेल में, आगे कभी बताएंगे आपको। तो वो प्रेसिडेंट रूल से जुड़ा हुआ कि गवर्नर के क्या पावर्स हैं। ऐसे वो डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर का, लेकिन वो डिस्क्रिशनर का अपने डिस्क्रिशन का मिसयूज करने लगे। जिसकी सरकार बनवानी है तो किसी को बेदखल कर दो सरकार को, और किसी को सरकार बनवा दो। भाई गवर्नर को पावर है, वो डिसमिस कर सकता है और किसी को बना सकता है नया। तो ये सब पावर्स का मिसयूज करने लग गए, तो उनको भी देखना पड़ा कोर्ट्स को। देखिए, देयर आर मेनी अदर इंस्टेंसेज इन विच द सुप्रीम कोर्ट एक्टिवली इन्वॉल्व इटसेल्फ in the administration of justice by giving directions to executive agencies। अब देखिए, कई बार ऐसे मामले हैं जहां की सुप्रीम कोर्ट को सरकार की जो एजेंसीज हैं, बॉडी हैं, उनमें दखल देना पड़ा उनका कामकाज करने को लेकर कि भाई ऐसे करिए ऐसे करिए। भाई सरकार की एजेंसी है, जैसे पुलिस हो गई, सीबीआई हो गई, जो भी हो। देखिए, thus it gave directions to CBI to initiate investigations against politicians and bureaucrats in the हवाला केस। हवाला केस में जो है सीबीआई सब नहीं कर रहे थे, तो कोर्ट ने ऑर्डर किया, तब जाके उसमें जांच शुरू किया सीबीआई ने। नरसिम्हा राव केस, इलीगल अलॉटमेंट ऑफ पेट्रोल पंप्स केस एटसेट्रा। तो सरकारी कामकाज में भी जांच कराने के लिए कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है, यह हालत हो गई। You may have heard about some of these cases. Many of these are products of judicial activism। तो ये सब जो है इसलिए हुआ क्योंकि अब कोर्ट्स भी सक्रिय, अलर्ट हो गई, एक्टिव हो गई। The Indian Constitution is based on a delicate principle of limited separation of powers and checks and balances। भारत का जो संविधान है वो बड़े एक डेलिकेट, नाजुक संतुलन पे टिका हुआ है, जिसमें एक तरफ प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर्स है कि पावर सबको सेपरेट किए गए हैं, लेकिन वहाँ पर लिमिटेड है, ऐसा नहीं कंप्लीटली सेपरेट है, वो जुड़े हुए भी हैं, क्योंकि पूरी तरह अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वो पूरी तरह कहाँ तक लॉ बनाना कहा जाएगा और कहाँ से लॉ इम्प्लीमेंट करना, वो तय कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर्स। ऐसा नहीं कि पूरी तरह अलग कर देगा तो फिर एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन कैसे होगा। तो लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेज, और एक दूसरे को लेके चेक्स एंड बैलेंसेज रखे गए हैं। ये गलती करेगा तो उस पर ये चेक करेगा, ये गलती करेगा तो उस पर वो चेक करेगा, वो गलती करेगा तो उस पर ये चेक करेगा। इस तरह से सब में एक बैलेंस भी बनाया गया और चेक्स भी रखे गए हैं कि ऐसा नहीं है कि किसी को फ्री छोड़ दिया गया कि जो मन करे फिर उस पर कोई बोलने वाला नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, द प्रेसिडेंट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। एग्जीक्यूटिव पावर जो है यूनियन का, वो किस में है? प्रेसिडेंट में है, वहीं से सारा पावर आता है।
लेकिन क्या वो भी बिना मतलब जो बिना मर्जी कुछ कर सकता है? वो तो सबसे ज़्यादा बेकार हो गया है? वो तो आप समझिए कि कहने के लिए एक तरफ सारा पावर उसी में है, लेकिन दूसरी तरफ कहिए तो कुछ भी पावर नहीं है। अभी पावर दे दिया गया है, तो लेकिन देखिए हाथ पैर हाँ तोड़ दिया गया है। हाँ, तो इस तरह से हर किसी को पावर दिया गया है, लेकिन उस पर बहुत सारे कंट्रोल्स भी लगा दिए गए हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस लगा दिए गए हैं। दिस मीन्स दैट ईच ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट हैज़ ए क्लियर एरिया ऑफ फंक्शन, कि मतलब जो चाहे जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, उनका अपना एक क्लियर कट एरिया है कामकाज करने का। Thus, the parliament is supreme in making laws and amending the constitution. जहाँ तक कानून बनाने की बात है, वहाँ पार्लियामेंट सुप्रीम है। संविधान में बदलाव करने की बात है, वहाँ पार्लियामेंट सुप्रीम है। द एग्जीक्यूटिव इज सुप्रीम इन इम्प्लीमेंटिंग देम। सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, उसको लागू करने में सुप्रीम है। भाई जो ऑर्डर अभी आपको समझाया, जो ऑर्डर देगा वो उसको मानना होगा सब लोग को। While the judiciary is supreme in settling disputes and deciding whether the laws have been made are in accordance with provisions of constitution. सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक तो जहाँ बहस विवाद है उसको निपटारा करने में सुप्रीम है, और दूसरी तरफ ये तय करने में कि कोई भी कानून या कोई फैसला वो संविधान के अकॉर्डिंग है कि नहीं, उसमें वो सुप्रीम है। वो जो कहेगा वही मानना पड़ेगा। तो तीनों का अपना अपना एरिया है जहाँ वो सर्वोच्च है। कानून बनाने की बात है तो वहाँ जो है पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है। जहाँ कानून को लागू करने की बात है वहाँ गवर्नमेंट सुप्रीम, एग्जीक्यूटिव सुप्रीम है। और जहाँ ये देखने का कि मतलब एक तरफ अगर कोई डिस्प्यूट है उसको निपटारा करना है, सॉल्यूशन करना है, या दूसरी तरफ कोई कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं, इसमें तय करने के मामले में सुप्रीम कौन है? जो है जुडिशरी। तो डिस्पाइट सच क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशरी and executive and the judiciary has remained a recurrent theme in Indian politics. बार बार भारत के राजनीति में कभी पार्लियामेंट और जुडिशरी में आपस में टेंशन हो जाता है, कभी जो है सरकार और जुडिशरी में टेंशन हो जाता है कि भाई कोई कानून बनाती है पार्लियामेंट तो जुडिशरी उस पर कह देता है कि भाई गलत है कानून, दोनों में झगड़ा हो जाता है। कभी सरकार कोई फैसला लेती है, कोई कदम उठाती है, कोर्ट उसको कहता है गलत है, आपका संविधान के खिलाफ है। तो इस तरह से बार बार हमारे भारत के पॉलिटिक्स में कभी पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहा है, कभी एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहा।